मेनली जो इंपॉर्टेंट रहेगा ये चैप्टर, ये पूरी क्लास सीरीज वो रहेगी एस्टेट टीजीटी के लिए जो सोशल स्टडीज का एग्जाम है। अगर किसी को जो हरियाणा में सीटी का एग्जाम है और मॉडर्न हिस्ट्री को रिवाइज करना है, वो इस पूरी सीरीज को कंटिन्यू कर सकता है। देन जो सीटेट का एग्जाम होता है लेवल 2 एसएस के लिए, वो भी इस सीरीज को कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि हमने इस पूरी सीरीज को इस तरीके से डिजाइन किया है कि जो सारी की सारी सीरीज है वो एनसीईआरटी बेस्ड रहेगी। शुरुआत करते हैं मराठास से, क्योंकि मराठास मैसूर के बाद सबसे बड़ी पावर थी, लेकिन मुगल साम्राज्य के बाद जो सबसे ज्यादा रूल यानी सबसे बड़े एरिया पर रूल करने वाला मराठास थे, और इसी को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आर्डोर एडुडेन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें मोरल सपोर्ट मिल सके और इस पूरे चैनल को हम ग्रो कर पाए। शुरुआत करते हैं मराठास से, राइज ऑफ मराठास। जो मराठास का राइज हुआ था वो 17 और 18वीं शताब्दी में हुआ था। मराठास पावर में दो सबसे बड़े आदमी थे, यानी दो इंपॉर्टेंट आदमी थे, एक था शिवाजी और दूसरा बाजीराव, पेशवा बाजीराव। जो शिवाजी का जो टाइम पीरियड था वो 1627 से लेकर 1680 था, और जो पेशवा बाजीराव थे वो 1720 और 1740 तक रहे। इन दोनों आदमियों ने जो मराठा साम्राज्य को एक अलग लेवल पर एक्सपेंड करने की पूरी कोशिश की थी। शुरुआत करते हैं शिवाजी से। शिवाजी का बर्थ 1627 में हुआ था, जब साइड बाय साइड दिल्ली में जो रूल चल रहा था वो मुगल साम्राज्य चल रहा था। जब मुगल साम्राज्य में औरंगजेब का राज्य आ चुका था, तो उसी समय शिवाजी हैं वो मराठा साम्राज्य को खड़ा करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। शिवाजी की थ्योरी थी कि हम स्वराज के रूप के उस पर काम करेंगे, यानी सेल्फ रूल में हम किसी के अंडर काम नहीं करेंगे। लेकिन ये सारी बातें औरंगजेब को पसंद नहीं थी। औरंगजेब शिवाजी को अपने अंडर रखना चाहते थे, और उसी के चक्कर में बहुत बार संधियां हुई। जयसिंह एक बढ़िया रूलर थे राजस्थान के, वो औरंगजेब के नीचे काम करते थे। उन्होंने बहुत बार कोशिश की शिवाजी के साथ संधि करने की, और 1665 में शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि की, और उस पुरंदर की संधि के बाद शिवाजी औरंगजेब के पास गए, लेकिन वहां उचित सम्मान न मिलने के कारण वो वहां से वापस आ गए, और औरंगजेब इससे क्रोधित हो गए। उन्होंने वहां पर उसको पकड़कर बंदी बना लिया, लेकिन शिवाजी वहां से भाग आए। इसके बाद लगातार युद्ध हुए दोनों के बीच, औरंगजेब और शिवाजी। औरंगजेब की तरफ से जयसिंह ने उसके रूल जो वार लड़े, युद्ध लड़े, और जो शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ वो 1673 में हुआ रायगढ़ में। और उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी थी वो इस तरीके से थी कि उन्होंने जो टैक्स सिस्टम है, मिलिट्री सिस्टम है, वो अच्छे से मैनेज वे में तैयार कर रखा था। जो टैक्स सिस्टम था चौथ और स्वदेशमुखी, वो ऐसे टैक्स थे, उन्होंने उसके बेसिस पे, क्योंकि वो रेड करते थे, उस रेड के दम पे ही वो चौथ और स्वदेशमुखी दो टैक्स मुगल साम्राज्य के अंडर जो एरिया आता था वहां से भी कलेक्ट कर लिया। इससे ही परेशान होकर औरंगजेब के साथ लड़ाई होती थी, क्योंकि जो पूरा राज्य है वो टैक्स के बेसिस पे चलता है। आज भी अगर आप देखोगे कितनी जो दिक्कत होती है जीएसटी को लेकर, इनकम टैक्स को लेकर, डायरेक्ट टैक्स, जो ब्लैक मनी का जो सिस्टम है, वो इसी के कारण है, क्योंकि जो सारा साम्राज्य है, जो राज्य है, वो टैक्स पे चलता है। इसी के चक्कर में औरंगजेब और शिवाजी की लड़ाई होती थी। 1680 में शिवाजी की लड़ाई होगी। उसके बाद के जो सक्सेसर थे शिवाजी के, संभाजी, साहू जी, वो इतने ताकतवर नहीं थे, उनकी सोच थी इतनी विजनरी नहीं थी जैसे शिवाजी की थी। दूसरा, आपस में जो ग्रह क्लेश था वो बीच में चल चुका था। वो कहता मैं रूलर बनूंगा, वो कहता मैं रूलर बनूंगा। तो इस चक्कर में जो है मराठा एकदम से नीचे डाउन चले गए, और जो सारा रूल है वो औरंगजेब के अंडर आ गया। जो मराठा राज्य के जो राजा थे वो अब औरंगजेब के पास बंदी थे। जैसे ही औरंगजेब की डेथ हुई, साहू जी जो महाराज थे, जो मराठा साम्राज्य के राजा थे, वो वहां से छूट गए। और उसके छूटने के बाद मराठा साम्राज्य को खड़ा करने में पेशवा विश्वनाथ जी, बालाजी विश्वनाथ जी, उनका एक बहुत बड़ा रोल था।
उन्होंने मुगल के साथ संधि की। उस संधि के बेसिस पर मराठा आगे चलने शुरू हो गए। पेशवा मैं आपको बता देता हूं, पेशवा एक प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट होती थी मराठा साम्राज्य के अंदर, और जब उसी को जब हेरिडेटरी बनाया, यानी उसी का लड़का बालाजी विश्वनाथ जी का लड़का बाजीराव वो आए, तो उन्होंने एक अलग लेवल पर मराठा साम्राज्य को एक्सपेंड किया। उस समय पेशवा की पावर ज्यादा होती थी और जो राजा था उसकी पावर कम होती थी। अब उसके बाद जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ, उसमें मराठा एकदम से खत्म हो गए, क्योंकि जब मराठा के जो रूल पेशवा थे बालाजी बाजीराव, वो वृद्ध हो चुके थे, बूढ़े हो चुके थे। उसी के कारण वो अपना जो पूरा रोल था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में वो अच्छे से नहीं निभा पाए। उनके साथ एक नाना जी थे नाम से एक व्यक्ति थे, उन्होंने उस थर्ड बैटल ऑफ पानीपत को रूल किया, कंडक्ट किया, लेकिन वो फिर भी हार गए, क्योंकि जो अब्दाली था उसके पास इंडिया की रीजनल पावर थी अवध, उसका भी सपोर्ट था। मराठा के पास इतना सपोर्ट नहीं था रीजनल पावर का, जिस वजह से मराठा हार गए। 1761 के बाद थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद जो मुगल साम्राज्य मराठा साम्राज्य के जो राजा थे वो इतने विजनरी सोच के नहीं थे, इतने सक्सेसर रूलर नहीं थे, जिसकी वजह से कि वो मराठा को दोबारा खड़ा कर पाए। अब जो मराठा थे वो 4 भागों में बट चुके थे, सिंधिया, होलकर, भोसले और गायकवाड़। उन सबके बीच में लड़ाई होना शुरू हो चुकी थी। वो सब पेशवाशिप के लिए लड़ाई करना शुरू कर चुके थे, जिसका भरपूर फायदा अब ब्रिटिशर ने उठाया। ब्रिटिशर ने क्या किया, जो ब्रिटिशर का जो पॉलिसी थी फूट करो और राज करो, उन्होंने जो आपस में उन ग्रह क्लेश में फूट डाली कि वो आपके खिलाफ ये कह रहा है, वो आपके खिलाफ ये कह रहा है, तो उसी के बेसिस पर अब 3 एंग्लो मराठा वॉर हुए। पहला जो एंग्लो मराठा वॉर हुआ था वो 1775 से लेकर 1782, इसी के बीच 2 संधियां हुई थी। पहली संधि थी ट्रीटी ऑफ सूरत की संधि, दूसरी सालबाई की संधि, तीसरी जो दूसरे एंग्लो मराठा वॉर के शुरू होने से पहले हुई थी ट्रीटी ऑफ बसीन की संधि। देन जो तीसरा एंग्लो मराठा वॉर था उसमें तो मराठा खत्म हो चुके थे, जो पेशवाशिप थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। अब जो मेन बात थी वो ये है कि मराठा उभर के कैसे आए। जो मराठा जो उभर के आए वो क्यों थे, क्योंकि उनके पास एक गोरिल्ला टेक्निक थी। गोरिल्ला टेक्निक का मतलब ये है कि वो रेड डालते और युद्ध में उनके पास एक अलग तरह की टेक्निक थी। सिंपली आप ये समझ लो। दूसरा, फोर्ट बेस्ड डिफेंस। जो उनका फोर्ट सिस्टम था वो जिस महल के में रहते थे वो इस तरीके से था कि उस पर कोई भेद ना सके, उसके ऊपर कोई वार ना कर सके, जिसकी वजह से वो हमेशा अपना जो मेन जो किंगडम था, जो मेन एरिया था, वो कोई कैप्चर नहीं कर पाता था। यही कारण था औरंगजेब शिवाजी पर जीत नहीं पाए। बाद में उन्होंने कुछ अलग तरीकों का सहारा लेकर जो शिवाजी थे उसके ऊपर अटैक करवाए। अगला है, औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में। उसी के बाद जो सक्सेसर थे वो इतने अच्छी सोच के नहीं थे, यानी इतने विजनरी सोच के नहीं थे, और उनके पास इतनी विजनरी सोच नहीं थी कि वो पूरे जो डेक्कन प्लेट्यू है उसको कंट्रोल कर पाए, वो मराठा को अपने अंडर रख पाए, जिसकी वजह से मराठा उभरने में, मतलब मराठा सुप्रीम पावर ऊपर आने में बहुत बड़ा योगदान था। और एक कारण यह भी था, मराठा अब पेशवाशिप से चलता था, और जो पहले के 3 पेशवास थे, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव के सेकंड, जो बालाजी बाजीराव के पुत्र थे, वो इतने विजनरी सोच के आदमी थे कि उन्होंने पूरे मराठा साम्राज्य को एक अलग रूप देने की कोशिश की, जिसकी वजह से मराठा उभर के भी आए। अब कंडीशन यह भी हो चुकी थी कि शायद क्या मराठा दिल्ली पे
राज कर पाएंगे। अब दिल्ली पे कंट्रोल किया जो शाह आलम द्वितीय थे, मुगल रूलर, वो वहां से बाहर भी निकाल दिए। लेकिन उनके अंदर जो ग्रह कलेश था, जो चारों जो मराठास थे, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, ये वाले, उनके अंदर इस पूरे ग्रह कलेश के कारण मराठा फिर से कमजोर हो गए। और इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, अब इंडियन जो पॉलिटिक्स थी वो मराठा के खिलाफ थी, क्योंकि मराठा लगातार रेड मारते थे और वहां से चौथ और स्वदेश मुखी नाम के 2 टैक्स लेते थे, जिसकी वजह से पूरा हिंदुस्तान परेशान था। और इसी वजह से जो रिंग ऑफ फेंस की पॉलिसी, जो बफर जोन जो ब्रिटिश साम्राज्य ने बनाना शुरू किया था, वो इसी वजह से था, क्योंकि वो मराठा से डरते थे। वारेन हास्टिंग ने जो रिंग फेंस की पॉलिसी लेकर आए 1775 में, वो यही कारण था, वो मराठा से डरते थे, क्योंकि मराठा जो रेड डालते थे उसमें सक्षम थे, और वहां से वो इतना माल लूट कर लेके जाते कि जो वहां की इकोनॉमी है वो बिल्कुल तहस नहस हो जाती। ये सबसे बड़ा कारण था। अब मैंने आपको बताया 3 एंग्लो मराठास वॉर। पहला एंग्लो मराठास वॉर क्यों हुआ था? जो पेशवा थे वो ब्रिटिश का साथ संधि नहीं करना चाहते थे, लेकिन जो दूसरे थे वो संधि करना चाहते थे, इस वजह से लड़ाई हुई। दूसरा, वो ये चाहते थे कि मराठा एक अलग से पावर रहे और ब्रिटिश एक अलग से पावर रहे, लेकिन ब्रिटिश चाहते थे कि इनके अंदर फूट डालो, इस वजह से। तीसरा, जो 3 पावर रह गई लास्ट में मराठास में, पेशवा और दूसरी पावर गायकवाड़, इंदौर, होलकर, ये तीनों पावर एक साथ इकट्ठा होकर जो ब्रिटिश साम्राज्य से उससे लड़ना चाहते थे और दोबारा से इंडिपेंडेंट मराठा शुरू करना चाहते थे, वो इस वजह से हार गए। अब आ गया टैक्स सिस्टम। अब ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर टैक्स लिया जाता था। यह पॉलिसी कहां से शुरू हुई? अगर आपने देखा होगा, जो प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में, वहां से वो बंगाल में राज्य, मतलब बंगाल में काम करना शुरू हो गए, क्योंकि वहां से उनकी पॉलिटिक्स एंट्री शुरू हो चुकी। जैसे ही बक्सर का युद्ध हुआ तो वहां से उनको पॉलिटिकल कंट्रोल मिल गया। अवध, बिहार, जो झारखंड है, उड़ीसा है, असम है, इतना बड़ा एरिया उनके अंडर आ चुका था। डुअल गवर्नमेंट की सिस्टम चला चुके थे। और रेगुलेटिंग एक्ट के बाद तो उन्होंने एक प्रॉपर चैनल से टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया। अब बात आई लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो 1786 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनकर आए। उन्होंने एक तरीका आजाद किया जिसका नाम था परमानेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम। यानी आपकी फसल कैसी भी हो, हमें तो टैक्स चाहिए। अगर आपकी फसल खराब हो तो भी हमें टैक्स चाहिए, अगर आपकी फसल अच्छी हो तो भी हमें टैक्स चाहिए। एक फिक्स रख दिया कि हमें इतना टैक्स चाहिए। अब ये एक समझने योग्य बात इसलिए है क्योंकि सारी चीजें टैक्स पर डिपेंड करती। अब टैक्स कौन लेगा, कैसे लेगा, वो चीजें समझ देंगे। कॉर्नवालिस के जो परमानेंट सिस्टम में जो ये आया था 1992 में, सॉरी 1792 में, इसमें क्या किया कि अब जो टैक्स होगा, जितना भी टैक्स होगा, उसका 10% आप ब्रिटिश साम्राज्य को जमा कराए, और जो 1% है, 1/11, वो वहां का जो जमींदार था वो रख ले। हमें 10/11, यानी अगर एक फिक्स में सोचें, अगर आपको 100 रुपये टैक्स चाहिए है तो मुझे 100 चाहिए। आप किसान से, पीजेंट से आप 100 लो, 110 लो, 120 लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें 100 रुपये चाहिए। और जो पूरा जो उनका मालिकाना हक था और जमींदार के पास था इस पूरे सिस्टम में। अब ये कहां शुरू हुआ? बंगाल वाले रीजन में। इसके बाद उन्होंने देखा कि हमारी जो इनकम है वो बढ़ तो रही नहीं, अब क्या किया जाए? अब एक दूसरे तरीके आजाद किए। दूसरा तरीका जो था वो था रैयतवाड़ी।
यानी डायरेक्ट किसान से हम टैक्स लेंगे। अब कितना लेंगे वो देखते हैं। भाई आपको कितना भी हो, हमें तो टैक्स चाहिए, यानी 100 रुपए। किससे लेंगे? यानी जो बीच में जो जमींदार था, जमींदार, उसको अब हटा दिया। हमें कोई जमींदार की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट किसान आए और हमें टैक्स जमा कराए। थॉमस मुनरो मद्रास में लेके आया था 1822 में। यही से जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, यानी जो डीसी आज, यही से उसका नाम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पड़ा था। कलेक्टर मतलब कलेक्ट करने वाला, एक डिस्ट्रिक्ट मतलब पूरे डिस्ट्रिक्ट के, पूरे डिस्ट्रिक्ट का जो कलेक्टर है, जो रिवेन्यू कलेक्ट करने वाला, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अब ये थे 2 सिस्टम। एक तीसरा सिस्टम भी आया जिसका नाम था महालवारी। महालवारी में क्या था? एक पूरे गांव के लिए एक आदमी जो खड़ा कर दिया कि आप इन सब से टैक्स लीजिए और हमें जमा करवाइए। सेम लाइक जमींदार वाला, लेकिन जमींदार कहीं कितना, उसके पास कितना भी एरिया हो सकता था। लेकिन महलवारी में एक महल, एक गांव का जो हेड था उसको महल बोल दिया जाता है। उस महल से बोल दिया कि आप लोगों से, किसानों से टैक्स लीजिए और वो टैक्स हमें जमा करवाइए। अगर आप नहीं करवाओगे तो हम किसी दूसरे को कर देंगे अपॉइंट, ये नहीं करवाएगा तो हम तीसरे को अपॉइंट कर देंगे। ऐसा जो पूरा सिस्टम है वो चला। ये कब आया? ये 1820 के आसपास आया। प्रॉपर डेट नहीं है इसकी आज भी। इस महलवारी सिस्टम के आने के बाद जो ब्रिटिश रेवेन्यू है वो थोड़ा सा बढ़ गया, क्योंकि वहां से क्या हुआ, वहां से जो एक्स्ट्रा जो इनकम जा रही थी जमींदार को, वो उनकी बचना शुरू हो चुकी। रैयतवाड़ी में क्या दिक्कत थी? क्योंकि अलग से हर कोई किसान अलग से जाकर रिवेन्यू कलेक्ट मतलब देगा, तो उसमें मशीनरी की जरूरत पड़ेगी, यानी जो कलेक्शन करने वाला उसकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। उस चक्कर में महलवारी सिस्टम लेकर आए थे। अब महलवारी सिस्टम आया कहां था? जो नॉर्थ वेस्टर्न का पार्ट था वहां, यानी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, इस एरिया में इसको शुरू करके देखा था। बाद में यह पूरे लगभग पूरे जो डेक्कन प्लेटू है, महाराष्ट्र तक भी फैल गया था कि महलवारी सिस्टम से ही हम टैक्स लेंगे। इन तीनों टैक्स से क्या हुआ कि जो इंडिया की जो इकोनॉमी थी, जो किसान, जो पीजेंट बेस्ड थी, वो पूरी तहस नहस हो चुकी है। अगर आप 50,000 रुपए अगर आपको इनकम हो रही है और उसमें से 40,000 रुपए टैक्स के रूप में दे रहे हो, तो आप 10,000 रुपए में क्या कर लोगे? उसमें उसका खर्चा भी निकालना, घर की जो घर का खर्च होता है वो भी निकालना, तो यह मुश्किल हो जाता, जिसके कारण भूखमरी फैलनी शुरू हो चुकी थी। और अगर कोई टेक्नोलॉजी नहीं आएगी नहीं, तो वो लॉस, क्योंकि प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होना शुरू हो चुकी। लेकिन ब्रिटिश को क्या? ब्रिटिश को उससे कोई मतलब नहीं है। ब्रिटिश को मतलब है सिर्फ अपने रिवेन्यू से। उस रिवेन्यू के बाद ब्रिटिश एक अलग इकोनॉमी और अलग पावर के रूप में उभर के आई। जो इंडियंस थे उनकी इकोनॉमी तहस नहस हो चुकी थी। यह था टैक्स सिस्टम और मराठास। नेक्स्ट चैप्टर हम शुरुआत करेंगे लॉर्ड डफरिन से। वायसराय है, वायसराय को पढ़ेंगे। उसके बाद जो 1857 की लड़ाई हुई है उसको देखेंगे, उसके कारण क्या थे, लॉर्ड डफरिन के क्या रीजन रहे, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। इस सीरीज को ऐसे ही स्टोरी वाइज में हम कंटिन्यू करेंगे, जिससे आपको चीजें समझने में थोड़ी आसान हो जाए। यह था हमारा पूरा चैप्टर। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप आर्डोर एडुडेन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। रिक्वेस्ट है आपसे, ताकि हमें मोरल सपोर्ट मिल सके। थैंक्स टू ऑल, धन्यवाद।